नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, एक नए विषय के साथ। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल इंजीनियरिंग पर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया। जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जिसने भी लाइक किया है, जिसने भी अब तक इस चैनल के वीडियोज़ को देखा है, उन सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप सबके प्यार के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आए ताकि सबके वो काम आ सके। आज का जो विषय है दोस्तों, वो एक औरत के अंतर्द्वंद की कहानी है, जो कि जिसके कवि हैं सुरेंद्र कुमार जी की एक कविता कहानी है। मैं अजन्मी ही भली कहानी संग्रह है, उससे लिया गया है, जिसमें वो औरत जो है वो ये समझती है कि पुरुषों ने हमेशा नारी का शोषण किया है, उसका इस्तेमाल किया है और उसे सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु ही समझा है, जो कि देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन ये पूरे समाज का आईना नहीं है। ये कुछ लोगों का ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन सभी लोग इस दायरे में नहीं आते। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सभी को समान रूप से एक समान समझते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें एक औरत का अंतर्द्वंद, उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं उसके बारे में है सारी। वो गुमसुम सी अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी थी। उसके पति के मृत शरीर को घर में आए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए थे। आज प्रातः उठते ही जब उसके पति बाथरूम में शौच के लिए गए तो वहाँ से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी नींद खुल गई। अपने साथ वाले बिस्तर पर पति को न पाकर उसने वहीं से अपने पति को जोर से आवाज़ लगाई, आकाश आकाश। कुछ क्षण उसने उत्तर की प्रतीक्षा की, किंतु जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वो बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। इतनी देर में उसकी बेटी शिवानी और बेटा अंकुर भी वहाँ पहुँच गए थे। उन सब ने जब बाथरूम को खोलकर देखा तो वहाँ पर आकाश को औंधे में गिरे हुए पाया। उन सब ने मिलकर आकाश के शरीर को सीधा किया और ऊपर उठाया तो देखा माथे पर 2-3 बूंदें रिसी पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त शरीर पर किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं था, किंतु आकाश बेसुध पड़ा था। रेवती बच्चों को साथ मिलकर अपने पति को बिस्तर पर ले गई और तुरंत डॉक्टर और आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को बुलाया। डॉक्टर ने आता ही आकाश को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। शीघ्र ही एम्बुलेंस आ गई, किंतु जिस एम्बुलेंस में आकाश को ले जाया गया था, लगभग 2 से 3 घंटे बाद वही एम्बुलेंस आकाश के मृत शरीर को वापस ला रही थी। अस्पताल में पहुंचने से पहले ही आकाश की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टरों ने अधिक समय नहीं लिया एवं मृत शरीर को वापस कर दिया। मृत्यु का कारण बताया गया कि दिमाग की नस फट गई है। उसके पश्चात खून बाहर निकलने की बजाय अंदर ही बह गया है। अंतिम संस्कार का समय 5:30 बजे तय किया गया, ताकि बाहर से आने वाले रिश्तेदार जो भी हैं वो समय पर पहुंच सकें। पति से सदा के लिए इस प्रकार से बिछड़ने की कल्पना रेवती ने शायद ही सपने में भी की हो, इसलिए वो गुमसुम पति के मृत शरीर के समीप शांत होकर बैठ गई। चाहकर भी उसकी आंखों से आंसू बाहर नहीं निकल रहे थे। सभी रिश्तेदार, आने जाने वाले लोग रेवती को सांत्वना दे रहे थे। वो शांत होकर उनकी बातें सुन रही थी। ऊपर से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो उन सब की बातें सुन रही है, लेकिन मन ही मन, भीतर ही भीतर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। आज से लगभग 18 वर्ष पहले उसकी शादी आकाश से हुई थी। वो और आकाश एक ही कार्यालय में काम करते थे। वो आकाश से 2 साल सीनियर थी। उस पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक थी, इसलिए वो और आकाश स्नातक होने के पश्चात ही इस कार्यालय में नियुक्त हुए थे। इस कार्यालय में आने के पश्चात रेवती ने हिंदी में MA किया। इसके अतिरिक्त वो कॉलेज के समय से ही लेखन कार्य में लगी रही थी। उसकी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में कहानियाँ एवं कविताएं छपने लगी। इससे उसकी साहित्य जगत में एक पहचान सी बन गई थी और वो
कई सम्मेलनों में भी आमंत्रित की जाने लगी थी। उसकी कहानियों एवं कविताओं का मुख्य विषय महिला अधिकार होता। वो महिलाओं के अधिकारों के बारे में सदा सचेत रहती तथा पुरुषों द्वारा युगों से किए गए अत्याचारों को अपनी लेखनी द्वारा उजागर करती। कुछ महिलाओं के साथ मिलकर उसने कार्यालय में एक महिला संगठन बना लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं को न्याय दिलाना था। वैसे तो इसका उद्देश्य न्याय दिलाना होता है, किंतु इसका वास्तविक लाभ तो कामचोर औरतें ही करती थी। कब उम्र के 25 वर्ष बीत गए इस बात का रेवती को पता ही न चला। उसके घर वाले उसकी शादी की बात करते तो वह टाल जाती थी। वास्तव में वो ऐसे दूल्हे की तलाश में थी जो गुणों में, पद में, मान में, समाज में उससे ऊंचा हो, जिसकी समाज में अच्छी चलती हो, किंतु उसको पूरा मान सम्मान दे, उसे अपने बराबर का दर्जा दे। वो कई व्यक्तियों के संपर्क में आई, किंतु किसी ने उसे सदा के लिए अपनाने की इच्छा प्रकट नहीं की। घर वालों ने जब अधिक दबाव डाला तो उसका ध्यान अपने कार्यालय में काम करने वाले आकाश की ओर गया। उसने पाया कि वो उसकी ओर आकर्षित है। इसका एक कारण ये था कि एक तो वो मध्य वर्ग से संबंध रखता था एवं उसकी 2 छोटी बहनें थीं जिनकी पढ़ाई एवं शादियों के बोझ का कुछ भार उसे भी उठाना था। इसलिए वो चाहता था कि अपने ही कार्यालय की किसी पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो जाए। रेवती ने आकाश का 1-2 बार मन टटोलने की कोशिश की। उसने पाया कि आकाश उसकी ओर आकर्षित है और उससे शादी भी करने को तैयार है। उसका कम पढ़ा लिखा होना, उम्र एवं पद में उससे छोटा होना, रेवती को ये बातें अखर रही थी कि वो अपने से छोटे, अपने से कम पढ़े लिखे, अपने से कमज़ोर व्यक्ति से शादी कर रही है। ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। जैसा कि दूसरी औरतों का मन होता है, ऐसा ही उसका मन था कि उसका पति ज़्यादा धौंस वाला हो, पद में ज़्यादा ऊंचा हो, उम्र में ज़्यादा हो, पढ़ाई लिखाई में उससे ज़्यादा हो। रेवती भी अपने मन में कुछ ऐसा विचार रखती थी, किंतु अब वो ये न कहेगी, वो कहेगी ये तो पुरानी बातें हैं, उसने तो परंपरा के विरुद्ध ही आवाज़ उठाई है, वो तो प्रेम विवाह कर रही है, वो इन सब बातों में विचार नहीं करती। फिर उसकी परंपरागत नीति के अनुसार शादी हो गई। यद्यपि वह दहेज प्रथा की सख्त विरोधी थी, इस पर भी उसके घर वालों ने उसे दहेज देने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी एवं उसने उसे स्वीकार भी किया। शादी के पश्चात उसे आकाश के साथ आत्मिक अनुभव के अतिरिक्त शारीरिक संबंध का अनुभव हुआ। आज तक उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि शारीरिक संबंध में स्त्री केवल पुरुष की ज्यादती का ही परिणाम भोगती है। अब उसने जाना कि यह संबंध केवल पुरुष को ही नहीं अपितु स्त्री के लिए भी कितने सुखद होते हैं। वो ये अनुभव करते हुए भी इन बातों को आकाश के सामने न प्रकट करती। वह उसे सदा ही यही प्रकट करती कि केवल उसके सुख के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए वो ये सब कष्ट झेल रही है। एक अहम था उसके मन में कि यदि वह सत्य को प्रकट करेगी तो उसने जो विचारधारा बनाई है, जो उसने अपनी इमेज बनाई है साहित्य जगत में, वो तो कमज़ोर पड़ने लगेगी। इन विचारों की शारीरिक संबंध केवल पुरुष की बर्बरता का परिणाम है, वो बस इन्हीं विचारों पर अपना फोकस लगाती। इससे रेवती को अपने विचारों को सम्मान पहुंचाने में सफलता तो मिली, किंतु वे दाम्पत्य के वास्तविक सुख से दूर रही। उसकी पहली संतान लड़की हुई। वास्तव में आकाश एवं रेवती को संतान होने का सुख प्राप्त हुआ था। रेवती की यह इच्छा थी कि वह और संतान ना करें। अधिक संतान औरत के भविष्य में बाधक बनती है। रेवती की इच्छा साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाने की थी, इसलिए उसे उसके लिए अधिक समय देने की ज़रूरत पड़ी। इसके अतिरिक्त उसे ये भी अनुभव हो कि अब उसे साहित्य जगत में पीएचडी करनी पड़ेगी, इसलिए उसने पीएचडी शुरू कर दी। इसके कारण आकाश पर काम का बोझ बढ़ गया। उसे कार्यालय में काम करने के अतिरिक्त घर में काम करने का भी उठाना पड़ता बोझ। रेवती का कवि गोष्ठियों में जाना भी कम नहीं हुआ।
आकाश को रेवती की अनुपस्थिति में बच्ची की देखभाल भी करनी पड़ती है। जब कभी आकाश रेवती को टोकता और कहता कि कुछ काम करा दो, आज मैं थक गया हूँ या कुछ और, तो हमेशा ही रेवती उसे एक ही जवाब देती कि तुम मेरी उन्नति से जलते हो, तुम नहीं चाहते कि कोई नारी समाज में उठकर अपना नाम करे, तुम पुरुषों ने हमेशा से ही नारियों का शोषण किया है, नारी उसे अब सहन नहीं कर सकती। आकाश को अपनी प्रत्येक बात के नपे तोले उत्तर मिलते हैं। उसे पता चल गया था कि रेवती से किसी प्रकार की बहस करना उसके बस की बात नहीं, इससे तो केवल उन दोनों के बीच की दूरी ही बढ़ेगी और वह कोई भी परिवार में कलह नहीं चाहता था। वह चाहता था कि किसी प्रकार बच्चों की परवरिश हो जाए। इससे रेवती की ज्यादतियाँ लगातार बढ़ती ही गई। रेवती ने पीएचडी कर ली, इससे उसकी साहित्य जगत में और मान्यता बढ़ गई। वो अब अपने को आकाश से और ऊंचा समझने लगी। इससे आकाश की कठिनाइयाँ और बढ़ गई। अब दूसरी संतान की बात उठने लगी। रेवती ऊपर से तो दूसरी संतान के विचार को पूरी तरह से नकार देती, किंतु वह दिल की गहराइयों में उसको एक पुत्र पाने की चाह थी, क्योंकि उसे पता था जब तक पुत्र ना होगा तब तक उसको समाज में वो सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरी संतान देने के लिए उसने यह कहकर स्वीकार की बात कि वह तो केवल पति के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए ये कर रही है, वरना उसकी कोई इच्छा नहीं है बच्चे पैदा करने में। उनकी दूसरी संतान पुत्र के रूप में हुई। इसका सारा श्रेय रेवती ने अपने ऊपर ले लिया। पुत्र के आने से उसके ससुराल एवं मायके में उसकी मान्यता बढ़ गई। वो ये जानती थी कि यदि लड़की होती तो वह इसका सारा ठीकरा अपने पति के सिर पर फोड़ती, किंतु लड़का पैदा होने पर जो सम्मान उसे मिलता उसे प्राप्त करने के लिए वह न कतराती। आकाश प्रसन्न था, वह खुश था कि कोई बात नहीं, उसका परिवार पूर्ण हो गया, किंतु उसकी जिम्मेदारी अभी बढ़ गई। रेवती ने फिर से गोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। अब तो उसे उन सम्मेलनों से पैसे भी मिलने लगे। इसके अतिरिक्त उसके 2 कहानी संग्रह, 2 कविता अखबारों में छप चुके थे। इसके कारण वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगी। अब वो आकाश को उसके एक ही पद पर चिपके रहने के लिए लज्जित करती, उसे दिखलाती कि उसने देखो कितनी तरक्की कर ली है और तुम अभी तक एक ही पद से चिपके हुए हो। इससे आकाश अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता, किंतु वह किसी प्रकार के झगड़े से बचने के कारण भीतर ही भीतर घुटता रहता। इसके कारण उसे पिछले 3 वर्षों में 2 अटैक भी आ चुके थे। डॉक्टर इसका कारण बीपी लो बताते हैं। वो आकाश को प्रसन्नचित्त रहने के लिए कहते हैं। रेवती इन बातों से शायद अनभिज्ञ थी। वो अपने एवं समाज में स्त्री के क्या अधिकार हैं इस बारे में तो सजग थी, किंतु अपने कर्तव्यों के बारे में भूल जाती थी। न जाने कैसा द्वंद्व उसके बीच में चल रहा था, जहाँ पर यह निश्चय कर पाना कठिन हो रहा था कि इसमें वास्तविक विजयी कौन है। वो ये सोचती कि वो समाज में अपने को ऊंचा सिद्ध करके विजयी बन गई है, तो शायद ये उसकी भूल थी। वास्तविक रूप में तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एवं एक की पराजय दूसरे की विजय कैसे हो सकती है। किंतु आज अधिकारों की ऐसी जंग चली है कि पति पत्नी इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। शायद इसी युद्ध की परिणाम था कि आकाश आज हमारे बीच नहीं है। रेवती पुरुषों से अधिकार के चक्कर में केवल आकाश को ही अपना दुश्मन मान बैठी। सारे समाज का पुरुष उसे आकाश में ही नजर आने लगा। आज वो अपने सारे अधिकार रेवती को देकर जा रहा था। इन अधिकारों के पीछे न जाने कितने कर्तव्य छिपे हैं, ये सोचकर रेवती घबरा रही थी और मूक दृष्टि से अपने पति के निर्जीव शरीर को देखे जा रही थी। वो सोच रही थी कि उसने क्या पाया, क्या खोया, क्या जो उसने विचारधारा बनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी या गलत। वो इन्हीं विचारों में खो रही थी। लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। यही इस कहानी का अंत है दोस्तों। बहुत बड़ा मैसेज देती है ये कहानी, अगर हम इसे ध्यान से समझें तो। हमारे समाज का आईना है, जो हमारे समाज में एक द्वंद्व सा फैल गया है लोगों के बीच में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो आप ही बताएंगे,
सब मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं, ये कहानी कैसे हमारे समाज का मार्गदर्शन करती है, आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलता हूं दोस्तों एक नई कहानी के साथ किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।